मल्लिकार्जुन खड़गे चिट्ठी लिखते रह गए, जयराम रमेश अपील करते रह गए, सोनिया गांधी ने फोन लगाया, बावजूद सबके ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी में राहुल गांधी को सभा करने की इजाजत नहीं दी। आखिरकार कांग्रेस को अपनी सभा रद्द करनी पड़ी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगली मीटिंग अलीपुरद्वार के फालाकाटा में होनी है, लेकिन इसको लेकर भी निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इस जनसभा पर भी परमिशन न मिलने का खतरा मंडरा रहा है। सिलीगुड़ी के पुलिस चीफ सी सुधाकर ने बताया कि 2 परीक्षाएं होनी है, इनमें पुलिस भर्ती परीक्षा भी शामिल है। ऐसे में लाउड स्पीकर बजाने और भीड़ इकट्ठा करने की परमिशन नहीं दी जा सकती। परीक्षा की तारीख पहले से ही फिक्स थी, मीटिंग का प्लान बाद में बताया गया। कांग्रेस की न्याय यात्रा असम के बाद पश्चिम बंगाल पहुंची है। बीच में राहुल गांधी ने 2 दिन का ब्रेक लिया और वे दिल्ली लौट गए। अब 28 जनवरी को यात्रा दोबारा शुरू हो रही है। ये यात्रा जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, उत्तर दिनाजपुर, दार्जिलिंग होते हुए आगे बढ़ेगी और फिर बिहार पहुंचेगी। एक तरफ राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी कई जिलों में जनसभाएं करने वाली हैं। ममता बनर्जी ने पहले ही ऐलान कर दिया कि राज्य में अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी अब कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद और नादिया में 2 फरवरी तक सभाएं करेंगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि काफी पहले ही प्रशासन को न्याय यात्रा को लेकर जानकारी दे दी थी। हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर राज्य सरकार इस तरह से बाधाएं क्यों खड़ी कर रही है। हमें जिस सहयोग की उम्मीद थी वो पश्चिम बंगाल में नहीं मिल रहा है। हमने 28 जनवरी को जनसभा के लिए परमिशन मांगी थी, लेकिन इजाजत देने से इनकार कर दिया गया। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष का कहना है कि अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी पर भाजपा की जुबान में ही हमला कर रहे हैं। उन्होंने ये भी ठीक नहीं समझा कि राज्य में यात्रा पहुंचने से पहले ममता बनर्जी को जानकारी दे दी जाए। वे लोग भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी थाना मोड़ से एयरव्यू मोड़ तक रैली कर सकते हैं। इसके बाद वो बागडोरा चले जाएंगे, वहीं फिर उत्तरी दिनाजपुर पहुंचेंगे। और ममता बनर्जी ने भी कहा था कि उन्हें जानकारी ही नहीं मिली कि यात्रा पश्चिम बंगाल तक पहुंच रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि ममता बनर्जी को पत्र लिखकर आमंत्रित किया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें पत्र लिखा था। हमारे सभी नेता चाहते थे कि 10-15 मिनट के लिए ही सही, लेकिन ममता बनर्जी उनके साथ यात्रा में शामिल हों। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बिहार में नीतीश कुमार ने जैसे ही महागठबंधन छोड़कर एनडीए में वापसी की और एक बार फिर मुख्यमंत्री बन बैठे, कांग्रेस और आरजेडी को तुरंत पलटू राम की कहानी याद आ गई। तेज प्रताप ने नीतीश कुमार को गिरगिट रत्न की उपाधि दे डाली तो जयराम रमेश ने पलटू राम कह डाला। ममता बनर्जी तो इतनी खुश हो गई कि जैसे नीतीश ने गठबंधन से अलग होकर उनका रास्ता ही साफ कर दिया हो। कांग्रेस, ममता बनर्जी और आरजेडी की नाराजगी काफी हद तक सही भी है, लेकिन ये भी सच है कि नीतीश कुमार का पाला बदलने से इंडी गठबंधन पर सवाल उठने लगे हैं। जेडीयू का कहना है कि उनकी नाराजगी कांग्रेस से है। कांग्रेस इंडियन गठबंधन की बागडोर चुराने में लगी थी और इसी वजह से उसने ममता बनर्जी से विपक्षी गठबंधन के प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित करवाया। ये सब एक साजिश का हिस्सा था ताकि विपक्षी गठबंधन की कमान किसी और के हाथ में न चली जाए। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि मुंबई में हुई इंडिया गठबंधन की मीटिंग में तय हुआ था बिना प्रधानमंत्री पद के चेहरे के ही विपक्ष चुनाव लड़ेगा। इसके बाद 19 दिसंबर को हुई बैठक में साजिश के तहत ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री चेहरे के लिए प्रस्तावित कर दिया। वहीं कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत करने से भी कतराती रही। उन्होंने कहा कि हम बार बार कहते थे कि सीट शेयरिंग पर फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए। इंडिया गठबंधन के पास भाजपा से लड़ने का कोई प्लान ही नहीं था। इंडिया गठबंधन में शामिल ज्यादातर पार्टियों को पहचान कांग्रेस के खिलाफ लड़कर ही मिली है। वहीं कांग्रेस किसी पार्टी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में प्रस्तावित किया था। हालांकि बाद में उन्हें इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष बना दिया गया। नीतीश कुमार को संयोजक का पद दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद से ही हालात बदलने लगे थे। नीतीश कुमार कई मौकों पर कह चुके हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री पद की लालसा नहीं है। हालांकि जानकारों का कहना है कि विपक्षी गठबंधन में नीतीश शीर्ष पर रहना चाहते थे। जेडीयू विधायक ने दावा किया कि महागठबंधन में नीतीश कुमार को अपमानित किया जाता था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि नीतीश के जाने से इंडिया गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने नीतीश कुमार को गिरगिट तक कह दिया था। बता दें कि खड़गे का नाम प्रस्तावित करने वाली ममता बनर्जी ने भी राज्य में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ऐसे में विपक्षी गठबंधन का भविष्य संकट में नजर आ रहा है और अब कांग्रेस कह रही है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार और भाजपा को सबक सिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
अरविंद केजरीवाल के कितने विधायक और कितने मंत्री अब तक किसी न किसी मामले में जेल की हवा खा ही चुके हैं और इसकी गिनती शायद उनको भी याद न होगी। गुजरात हो या पंजाब या फिर दिल्ली, हर कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं और विधायकों का एक जैसा ही हाल है। कहीं कोई घोटाला करते हुए पकड़ा जाता है तो कहीं कोई सरेआम गुंडागर्दी करते। ताजा मामला दिल्ली के विधायक महेंद्र गोयल का है, जिसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। आरोप है कि महेंद्र गोयल ने एक इंस्पेक्टर को सरेआम गालियां और जान से मारने की धमकी दी। दिल्ली बीजेपी की तरफ से इस मामले का एक वीडियो भी शेयर किया गया जो कि वायरल हो रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल इंस्पेक्टर को बोल रहे हैं कि कौन सी गाली दूं बता। इस पर इंस्पेक्टर कहते हैं कि कोई भी दे दो। इसके बाद विधायक 2-3 बार से फिर पूछता है कि कौन सी गाली दूं बता। वीडियो में नजर आ रहा है कि इस दौरान कुछ अन्य लोग भी वहां मौजूद हैं। वहीं एक पुलिस कर्मचारी वर्दी में भी नजर आ रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी ने लिखा कि केजरीवाल का गुंडा विधायक महेंद्र गोयल ने एमसीडी नरेला जोन के इंस्पेक्टर को जान से मारने की धमकी के साथ गाली गलौच भी की। ये घटना दिल्ली के पूर्व खुर्द गांव की है। शाहबाद डेयरी के थाना प्रभारी को पीड़ित इंस्पेक्टर ने लिखित तौर पर अपनी शिकायत दे दी है और इस शिकायत में उन्होंने कहा कि पूट खुर्द गांव में वो एक प्लास्टिक की फैक्ट्री को सील करने के लिए गए थे। वहां से 24 तारीख को आए थे। एमसीडी नरेला जोन के इंस्पेक्टर सुनील कुमार का कहना है इस फैक्ट्री को सील करने का काम लगभग पूरा हो चुका था। इस दौरान आप विधायक महेंद्र गोयल ने अपनी गाड़ी से उनकी टीम का रास्ता रोका और खड़े हो गए। इसके बाद इंस्पेक्टर ने आरोप लगाया कि आप विधायक ने उनके साथ गाली गलौच शुरू कर दी और फिर जान से मारने की धमकी भी देने लगे। इंस्पेक्टर ने शिकायत में कहा कि आप विधायक ने अपने लोगों को वहां जमा कर उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ करने की धमकी दी थी। इंस्पेक्टर का कहना है वो और उनकी टीम किसी तरह वहां से जान बचाकर भागे थे। इंस्पेक्टर ने कहा कि उन्हें शक है कि आप विधायक उस वक्त नशे में थे। आप विधायक पर सरकारी काम में बाधा डालने, गाली गलौच करने और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत देते हुए इंस्पेक्टर ने कार्रवाई की मांग की। ये पहला मौका नहीं है जब आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल चर्चा में आए। इससे पहले पिछले ही साल दिल्ली विधानसभा में जब उन्होंने नोटों की गड्डी लहराई थी तब उस वक्त भी वो चर्चा में आ गए थे। उन्होंने दावा किया था कि ये पैसे उन्हें रिश्वत में देने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि सरकार के अस्पताल में ठेकेदार संविदा पर कर्मचारियों को रखने के लिए मोटी रकम वसूल रहे हैं। दिल्ली के रिठाला से आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल पर दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में एक शख्स को थप्पड़ मारने का भी आरोप लगा था। इसका एक वीडियो भी सामने आया था। हालांकि बाद में विधायक ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने उसे थप्पड़ नहीं मारा था बल्कि पुलिस के हवाले किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बिहार की सत्ता से लालू यादव के परिवार की विदाई और बीजेपी की सत्ता में वापसी का जश्न तो पूरे राज्य में मनाया जा रहा है, लेकिन आम लोगों से लेकर विरोधी दलों के निशाने पर नीतीश कुमार आ गए। पलटू राम, गिरगिट और न जाने किस किस किस्म के शब्दों का इस्तेमाल नीतीश कुमार को लेकर किया जाने लगा। ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार के जाने का फायदा सिर्फ बीजेपी को होगा, न कि नीतीश कुमार को। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तो यह भविष्यवाणी भी कर दी कि बीजेपी के साथ चिपकने के बावजूद भी 2025 में जेडीयू 20 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। नीतीश कुमार की पलटीमार राजनीति से अब सबसे ज्यादा आहत कांग्रेस है, इसीलिए सबसे ज्यादा हमले उसी की तरफ से किए जा रहे हैं। जयराम रमेश से लेकर कांग्रेस के कई नेता नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। इस सबके बीच शशि थरूर ने अपनी डिक्शनरी से नीतीश कुमार के लिए एक नया शब्द खोज निकाला। शशि थरूर ने कटाक्ष किया और नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर से स्नोलिगोस्तर शब्द का प्रयोग किया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बिहार घटनाक्रम के बाद उन पर ताजा हमला बोलते हुए अपने चिर परिचित अंदाज में एक नए शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने स्नोलिगोस्टर शब्द का इस्तेमाल करते हुए नीतीश कुमार को धूर्त और सिद्धांतहीन राजनीतिज्ञ करार दिया है। कांग्रेस नेता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बिहार के मौजूदा राजनीतिक संकट को जोड़ते हुए साल 2017 की एक पोस्ट भी शेयर किया है। शशि थरूर ने 2017 की पोस्ट को शेयर किया जो कि उस वक्त की गई थी जब नीतीश कुमार बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ किए गए महागठबंधन से अलग हो गए थे। इसके बाद वह लंबे समय तक बीजेपी के साथ राजनीतिक शत्रुता रखने के बाद उनके पास वापस लौट गए थे। कांग्रेस नेता ने वर्तमान घटनाक्रम को जोड़ते हुए अपने 27 जुलाई 2017 के ट्वीट को शेयर किया। कांग्रेस नेता ने पुराने ट्वीट में उस समय प्रयोग किए गए अमेरिकी शब्द स्नोलिगोस्तर का जिक्र करते हुए लिखा, यह मालूम नहीं था कि यह एक और दिन का शब्द भी होगा, स्नोलिगोस्टर। 2017 में इस शब्द का प्रयोग करने के बाद उन्होंने 2019 में इसका इस्तेमाल किया था, उस वक्त जब देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार ने किया था। थरूर ने नवंबर 2022 में भी एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें रंग बदलने वाले गिरगिट को खंभे पर चढ़ते दिखाया गया था। यह उन राजनेताओं पर कटाक्ष करने को लेकर किया गया था जो कि अक्सर राजनीतिक उछल कूद करते रहते हैं। यह स्नोलिगोस्टर का
उन्होंने स्नोली गोस्टर शब्द का इस्तेमाल उस समय भी किया था। इस तरह की पोस्ट उन्होंने हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एक से दूसरा पाला बदलने वालों पर निशाना साधने के परिप्रेक्ष्य में किया था। कांग्रेस ने भी जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार की तुलना गिरगिट से की है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को बिहार के लोगों से विश्वासघात करने के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अयोध्या के राम मंदिर से कांग्रेस इतनी बेचैन है कि अब उसने खोज कर उन लोगों को दंडित करना शुरू कर दिया है जिसने इस काम में योगदान दिया। बड़ी बात यह है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा रामलला की प्रतिमा जिस पत्थर पर गढ़ी गई, कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने उस ठेकेदार पर बड़ा जुर्माना ठोक दिया। रामलला की मूर्ति को लेकर उसके शिल्पकार अरुण योगीराज भी कई हैरान कर देने वाले दावे कर चुके हैं। अरुण योगीराज ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की मूर्ति की आभा ही बदल गई। उनकी आंखें जैसे करुणा बरसा रही हैं और ऐसा लगता है कि मानो वह बोलने वाली है। रामलला की इस मूर्ति का निर्माण श्याम शिला से किया गया, जिसे कर्नाटक के HD कोटे से मंगवाया गया था। इस पत्थर को जिस कॉन्ट्रैक्टर ने खोद कर निकाला था, उस पर सरकार ने 80,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। 2022 में एक कॉन्ट्रैक्टर ने दलित किसान की खेती की जमीन से इस पत्थर को निकाला था। दरअसल हारोहल्ली गुजगिजर डौनापुर के रहने वाले 70 साल के किसान रामदास एच अपने खेत को समतल करवाना चाहते थे। इस खेत की जमीन बहुत पथरीली थी। रामदास ने कहा था कि मैं अपनी खेती की जमीन से पत्थर निकलवाना चाहता था। इसके लिए श्रीनिवास नटराज नाम के शख्स को पत्थर निकालने का काम दिया और वो अपनी खेत की जमीन से इस पत्थर को निकलवाना चाहता था। इसके लिए श्रीनिवास नटराज नाम के शख्स को पत्थर निकालने का ठेका दिया गया। 10 फीट की खुदाई के बाद नटराज को एक बड़ा पत्थर मिला जो कि काले रंग का था। यह वह श्याम शिला था जिसका इस्तेमाल अरुण योगीराज ने रामलला की मूर्ति बनाने में किया। इस पत्थर के बारे में आसपास के लोगों को पता चला तो उन्होंने सूचना माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट को दे दी। विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कहा कि नटराज ने यहां पर अवैध खनन किया है। अधिकारियों ने नटराज पर जुर्माना लगा दिया। दरअसल अरुण योगीराज ने रामलला की मूर्ति बनाने के लिए इसी श्याम शिला के एक टुकड़े का चुनाव किया। इस बात की जानकारी जब मैसूर से भाजपा के सांसद प्रताप सिम्हा को मिली तो उन्होंने कहा कि भाजपा वह पूरी रकम नटराज को लौटाएगी जो कि उन्होंने जुर्माने के रूप में भरी थी। वही जिस किसान की जमीन से पत्थर निकाला गया था उसका कहना है कि उस जगह पर एक राम मंदिर बनाया जाएगा। इसमें स्थापित की जाने वाली मूर्ति को बनाने के लिए भी वह अरुण योगीराज से संपर्क करेंगे। श्रीनिवास ने यह स्पष्ट किया कि रामलला की मूर्ति के पत्थर को जानकर उन पर जुर्माना नहीं लगाया गया था। यह जुर्माना अवैध खनन को लेकर था। उन्होंने कहा कि जिस पत्थर से रामलला की मूर्ति गढ़ी गई उसको लेकर कर्नाटक सरकार ने कोई जुर्माना नहीं लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।